दिया फ्लैट। नालंदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ए विंग के टॉप फ्लोर पे रूम नंबर 403। ये वो कमरा है जहां अक्सर लोगों को किसी के हंसने की, रोने की आवाज आती है। एक दिन पड़ोसी ने सोच लिया कि वो पता लगाएगी कि आखिर ये आवाज किसकी है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने खिड़की से झांका तो उसकी चीख निकल गई। ये औरत का भूत जोर जोर से हंस रहा था। पड़ोसन वहीं बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने पति को रोते रोते सब कुछ बता दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, उस फ्लैट में भूत है। चलिए आज ही हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। पड़ोसन अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चली गई। इस औरत का भूत और कई लोगों को दिखा। जो रेंट पे रहते थे उन्होंने भी घर खाली कर दिया। अब टॉप फ्लोर पे सिर्फ लोकेश नाम का एक इंसान रहता था। उसे ये भूत कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में काम करता था। शाम को 7 बजे चला जाता था और सुबह 8 बजे घर लौटता था। भाई लोकेश, तुमसे मुझे एक बात पूछनी है। जी बोलिए। क्या ये सच है कि उस फ्लैट में किसी औरत का भूत है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो रात भर गायब रहता हूँ, लेकिन अगल बगल वाले तो यही बोलते हैं। तुम्हारी एक मदद चाहिए। जी बोलिए। सेक्रेटरी ने लोकेश को अपनी योजना बताई। शाम को लोकेश काम पे जाते हुए सेक्रेटरी को अपने रूम की चाबी दे गया और फिर सेक्रेटरी ने किसी को कॉल किया। वो इंसान अपनी कार लेकर वहां आया। सिन्हा जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ना हो तो और भी अच्छा, पर कई लोगों ने देखा है। सेक्रेटरी और सिन्हा दोनों ने लोकेश का रूम खोला और वो ड्राइंग रूम में इंतजार करते हुए बैठ गए। लगभग रात के 12 बजे थे जब उन्हें अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। वो लोग फ्लैट से बाहर निकले और फ्लैट नंबर 403 की खिड़की के बाहर आए। उन दोनों ने अंदर झांका तो वहाँ एक औरत का भूत फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन अगले ही पल वो भूत चिल्लाकर खिड़की की ओर आई। सिन्हा जी वहीं बेहोश हो गए। फिर वो भूत गायब हो गई। सेक्रेटरी सिन्हा जी को उठाकर लोकेश के फ्लैट में ले गए। वहां उन्होंने सिन्हा जी के चेहरे पर पानी मारा। वो भूत। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन वो गर्भवती औरत है कौन? माया, वो माया है। ये बिल्डिंग नई नई बनी थी, मेरे दोस्त की बेटी थी वो माया, जिसने मुझसे ये फ्लैट रेंट पे लिया था कुछ महीनों के लिए। लेकिन 1 महीने बाद ही माया का एक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई और उसके पति ने ये शहर छोड़ दिया। मतलब ये सब हमारे यहाँ आने से पहले शुरू हुआ था। फिर आपने ये फ्लैट किसी को रेंट पे क्यों नहीं दिया? दिया था, पर वो बंदा अभी भाग गया। उसके बाद से 2 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। मुझे नहीं पता था कि इस फ्लैट में माया का भूत होगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी के घर गए। योगिनी एक मीडियम है जो भूत प्रेतों से बातें कर सकती है। दोनों ने योगिनी को माया के भूत के बारे में बताया। जरूर माया की कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए उसका भूत अब तक उस फ्लैट में है। पर बात क्या है ये वो अब माया ही बता सकती है। अगली रात सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी का इंतजार कर रहे थे। योगिनी वहां आई और वो 4th फ्लोर पे गए।
सिन्हा जी ने योगिनी को फ्लैट की चाबी दी और वो दोनों लोकेश के फ्लैट में बैठ गए। योगिनी अकेले फ्लैट के अंदर गई और उसने अपनी पोटली से कुछ नमक निकाला और नमक से एक गोला बना लिया। फिर उसके आसपास 5 और गोले बन गए और सभी गोलों में अलग अलग रंग के पत्थर रख दिए। फिर योगिनी बैठकर ध्यान करने लगी। काफी समय तक योगिनी ध्यान कर रही थी। फिर अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। योगिनी ने अपनी आंखें खोली। माया, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। माया का भूत योगिनी के सामने बैठ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद करने। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरा नाम तो तुम जानती हो, माया। मेरे पति का नाम मयंक है। मयंक और मैं इस घर में बहुत खुश थे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे कि हम हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन उस दिन बाजार में उस ट्रक ने हमारे सपने तोड़ दिए। मैं मयंक को देखते देखते मर गई और हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। पर यही तुम्हारे नसीब में लिखा था माया। हो सकता है, पर मयंक, उसका क्या? उसने अभी तक शादी नहीं की। मैं चाहती हूँ कि वो शादी कर ले और हमारे सारे अधूरे सपने पूरे करे। मैं मयंक के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी, पर तब तक तुम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दोगी, ये वादा करो। अगली पूर्णिमा को मैं मयंक को यहाँ ले आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। अगली पूर्णिमा को मयंक और योगिनी वापस फ्लैट 403 में आए और साधना के कुछ ही देर में माया वहाँ आ गई। मयंक को अपने सामने देखकर वो रो पड़ी। मयंक, माया! रो मत मयंक, रो मत। तुमने बहुत रो लिया। अब तुम्हें हमारे अधूरे सपने पूरे करने हैं। नहीं माया! मयंक, जब तक तुम शादी करके खुश नहीं रहते, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। माया, नहीं माया। मयंक ने माया को वादा किया कि वो दूसरी शादी कर लेगा। मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो। अरे है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है। सोच, पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के
उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है। इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़, छोड़ मुझे। तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चांटे पे चांटे मारने लगा। कौन है तू? एक आवारा लोफर। माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं। तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें और किसी भी बर्तन जैसे थाली, टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा। मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। 2 दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई, राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी। थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था। पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई और मदन जो एक अनाथ था उसे एक बहन मिल गई। हैप्पी रक्षाबंधन।